दोस्तों, भारत और कनाडा के बीच में दशकों का जो लंबा रिलेशनशिप रहा है वह बदलता हुआ दिख रहा है। अभी हाल ही में खबर आई थी कि इंडिया ने कैनेडियंस के वीजा पे रिस्ट्रिक्शन लगा दी है, जिसकी वजह सिर्फ एक ही है, खालिस्तान। 18 जून 2023 को कनाडा के सूरे सिटी में एक गुरुद्वारे के बाहर हरदीप सिंह निज्जर नाम के इंडियन कैनेडियन सिटीजन को दो लोगों ने 50 गोलियां मारी, जिसमें से 34 गोलियां हरदीप सिंह को हिट करती हैं और उनकी वहीं पर मौत हो जाती है। जिसके बाद पूरे कनाडा में कुछ इस तरीके के पोस्टर लगते हैं जिसमें बहुत ही क्लियरली हरदीप सिंह को एक शहीद बताया गया है और इसका सारा ब्लेम इंडिया को दिया गया है। कुछ समझ नहीं आ रहा है ना कि कनाडा में रहने वाले सिख कनाडा में हुई किसी किलिंग का ब्लेम इंडिया को दे रहे हैं। आखिर हरदीप सिंह थे कौन जिनकी मौत की वजह से इंडिया और कनाडा में इतनी इंस्टेबिलिटी आ गई है और पूरा ग्लोबल पॉलिटिक्स दो ग्रुप्स में बढ़ चुका है। कनाडा में बनी सिचुएशंस का रीजन क्या है, आखिर इस सब की शुरुआत कहां से हुई, जानते हैं इस वीडियो में। प्रोटेस्ट करने वाले लोग खुद को खालिस्तानी बताते हैं, तो सबसे पहले यही जानते हैं कि आखिर खालिस्तान क्या होता है। खालिस्तान खालसा शब्द से मिलकर बना है, जिसमें खालसा का मतलब होता है द प्योर, जिससे कि खालिस्तान का मतलब बनता है द लैंड ऑफ प्योर। 1699 में गुरु गोविंद सिंह ने खालसा की फॉर्मेशन की थी, जिसका रिजल्ट है सिख किंगडम। पर ब्रिटिशर्स और सिखों के बीच में एंग्लो सिख वॉर होता है, जिसमें सिख हार जाते हैं और उसके बाद सिख एम्पायर पर अंग्रेजों का कब्जा हो जाता है। अब अंग्रेजों ने सिख साम्राज्य को जीत तो लिया था, पर इसको चलाने के लिए उन्हें लोगों को कंट्रोल करना था और लोगों को कंट्रोल करने का सबसे अच्छा तरीका था गुरुद्वारों को कंट्रोल करना, जिसके लिए उन्होंने गुरुद्वारों में करप्ट महंतों को बैठाया। जिसके बाद अंग्रेजों ने काफी आराम से रूल किया, पर महंतों का करप्ट होना सोसाइटी में सबको दिखने लगा था। तब कुछ लोग मिलकर अकाली दल की फॉर्मेशन करते हैं, जिनका मकसद ये था कि गुरुद्वारों को इन करप्ट महंतों से आजाद कराना, और इस मूवमेंट को नाम दिया जाता है गुरुद्वारा रिफॉर्म मूवमेंट। और ये 1920 में स्टार्ट होकर 1925 तक चलता है, जब तक कि सिख गुरुद्वारा एक्ट नहीं लागू हो जाता। इस एक्ट के पास होने से अब SGPC को इतना राइट मिल जाता है कि अब वो गुरुद्वारों के महंतों को रिक्रूट कर सकता है। और SGPC की फॉर्मेशन भी 1920 में ही हुई थी, जिसके 175 फाउंडिंग मेंबर्स। अब कहानी बढ़ती है 40s के दशक में, जब इंडिया में ब्रिटिश रूल खत्म होने वाला था। तब मुस्लिम लीग ने एक अलग देश पाकिस्तान की मांग की, जिसके जवाब में सिख लीडर डॉक्टर वीर सिंह भट्टी ने भी सिखों का अपना एक अलग देश सिखिस्तान या फिर खालिस्तान की मांग की। मतलब कि जो सिख एम्पायर था उसे सिखों को दोबारा से सौंप दिया जाए। उनका ये आर्गुमेंट था कि भारत में रहने से सिखों को काफी ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता है, इकोनॉमिकल लेवल पर, सोसाइटी लेवल पर और पॉलिटिकल लेवल पर। जैसे कि जो सरकारी जॉब्स होते हैं उनमें मोस्टली हिंदू और मुस्लिम ही थे और सिखों की पॉपुलेशन काफी कम थी। पर क्या सिर्फ सिखिस्तान या फिर खालिस्तान बना देने से ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती? बिल्कुल नहीं, क्योंकि 1941 के डेटा के हिसाब से पंजाब में सिखों की पॉपुलेशन सिर्फ 15% थी और यही प्रोपोर्शन कि इकोनॉमी, सोसाइटी और पॉलिटिक्स में भी दिखता था। और आप ये जानकर शॉक हो जाओगे कि बल्कि जब सिख एम्पायर था तब पंजाब में सिखों की पॉपुलेशन सिर्फ 9% थी और तब सिख एम्पायर काफी ज्यादा सेकुलर था। किसी भी अधिकारी की रिक्रूटमेंट में उनका रिलीजन नहीं बल्कि मेरिट देखी जाती थी। इसके इतना सेकुलर होने से ही ये एक भारत का काफी रिस्पेक्टेबल एम्पायर था। तो इंडिपेंडेंट के टाइम पे भी एक सिख कंट्री बनाने की डिमांड को पूरा करना किसी को भी सही नहीं लगा। पर फिर भी एक पब्लिक वोटिंग के लिए कहा जाता है और ये कहा जाता है कि आप एक पब्लिक वोटिंग कराइए और हमें डेटा प्रोवाइड कीजिए कि आखिर कितनी पॉपुलेशन खालिस्तान के फेवर में। और अकाली दल इस बात को जानती थी कि पंजाब में हिंदू और मुस्लिम की पॉपुलेशन ज्यादा है, तो खालिस्तान के फेवर में कभी नहीं होंगे। तो अकाली दल इस बात पे मान जाता है कि भारत का पार्टीशन मत करो और पंजाब स्टेट को कुछ स्पेशल राइट्स दिए जाए, जैसे कि पंजाब का अलग कॉन्स्टिट्यूशन हो। पर ऐसा कुछ नहीं होता और 1947 में भारत का पार्टीशन हो जाता है। इसके साथ साथ पंजाब का ही पार्टीशन हो जाता है। इसके बाद जो इंडिया और पाकिस्तान में मैसेकर हुआ था, उसके बाद खालिस्तान का आइडिया एक मेजर पोर्शन ऑफ सिखों के बीच में बैठ जाता है। पर अब सिखों के अलग देश का सपना टूट जाता है। लेकिन 1946 में सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट को लाती है और स्टेट्स को लैंग्वेज के हिसाब से रीडिफाइन करना था। तब 1966 में पंजाब को 3 हिस्सों में बांट दिया जाता है। पंजाबी बोलने वालों को पंजाब दिया जाता है और हिंदी बोलने वालों को हरियाणा दिया जाता है और साथ ही एक और हिस्सा हिमाचल प्रदेश बनाया जाता है। और पंजाब और हरियाणा की कॉमन कैपिटल बनाई जाती है चंडीगढ़, जिससे कि पंजाब नाराज हो जाता है कि उन्हें अपना कैपिटल शेयर करना पड़ेगा। और अब फाइनली पंजाब में सिख मेजॉरिटी में थे, तो एक्सट्रीमिस्ट के बीच में खालिस्तान बनाने की उम्मीद जगने लगती है। 1967 में अकाली दल की सरकार आती है, पर टर्म पूरा नहीं कर पाती है। लेकिन फिर दोबारा से 1970 में अकाली दल की सरकार आती है और प्रकाश सिंह बादल CM पद की शपथ लेते हैं। पर फिर से इनकी सरकार गिर जाती है और साल भर के अंदर ही फिर से प्रेसिडेंट रूल लगा दिया जाता है। अकाली दल के बार बार सरकार ना बना पाने की वजह से 1972 में कांग्रेस सत्ता में आती है और ज्ञानी जैल सिंह 1977 तक पंजाब के CM बनते हैं। अकाली दल के हार के बाद वो अपनी इस हार को रिव्यू करते हैं और पंजाब के जो ट्रेडिशनल मुद्दे थे, जैसे कि चंडीगढ़ को पंजाब को सौंप देना और रिवर वाटर का एक तरफा बंटवारा करना के मुद्दे, इन सारे मुद्दों
को उठाकर वो एक रिजोल्यूशन निकालते हैं जिसे आनंद साहब रिजोल्यूशन कहा जाता है, जिसे 1973 में सबके सामने रखा जाता है। पर ये रिजोल्यूशन बहुत ही ज्यादा वायरल हो जाता है क्योंकि हर एक लीडर अपने हिसाब से इस रिजोल्यूशन को मीडिया के सामने रखता था और इससे लोगों को ये लगने लगा था कि ये रिजोल्यूशन एक अलग देश की मांग करने के लिए बनाया गया और अकाली दल इसे क्लैरिफाई करने के लिए इसे पार्लियामेंट में प्रेजेंट करता है और ये क्लियर करता है कि एक अलग देश की नहीं बल्कि एक ऑटोनोमस स्टेट की बात कर रहे हैं, जिसके बाद अकाली दल फिर से पावर में आ जाती है। अब इसके बाद अकाली दल काफी आज सेकुलर बनने की कोशिश कर रही थी और सिखिज्म की जो रिलीजियस पॉलिटिक्स है उससे बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी। पर उस समय पंजाब की पॉलिटिक्स में जो भी एक्सट्रीमिस्ट था वो एक बड़ा लीडर बन जाता। तब एक सिख एजुकेशनल इंस्टीट्यूट दमदमी टकसाल के 14th लीडर जरनैल सिंह भिंद्रावाले बहुत ही फेमस हो जाते हैं क्योंकि वो बहुत ही एग्रेसिव और बहुत ही एक्सट्रीमिस्ट आदमी। इनका इन्फ्लुएंस इतना ज्यादा था कि इनके कहने पर लोग सिगरेट और अल्कोहल तक छोड़ देते थे। भिंद्रावाले एक अमृतधारी था। सिखों में अमृतधारी का मतलब होता है कि गुरु गोविंद सिंह के बाद किसी को भी अपना गुरु नहीं माना जाता और वो गुरु ग्रंथ को ही अपना गुरु मानते हैं। और सिखों में ही एक और आइडियोलॉजी को बिलीव करने वाले लोग होते हैं जिन्हें निरंकारी कहते हैं, जो कि गुरु गोविंद सिंह के बाद लिविंग गुरुज को मानते हैं। तो निरंकारी और अमृतधारियों के बीच में क्लैशेस होते रहते थे। 1977 में अमृतधारी और निरंकारियों के बीच में एक खूनी झड़प होता है जिसमें 13 अमृतधारियों को अपनी जान गंवानी पड़ती है। जिसके बाद निरंकारी लीडर बाबा गुरबचन सिंह पर केस चलता है लेकिन वो बाद में छूट जाता है। पर इन सब में भिंद्रावाले का नाम बहुत बड़ा बन चुका था। तब कांग्रेस पंजाब में अपनी पकड़ बनाने के लिए भिंद्रावाले को अपनी ओर लाना चाहती। तब 1978 के SGPC इलेक्शन में कांग्रेस भिंद्रावाले को सपोर्ट करती है। इन्हीं सब के बीच 1978 में निरंकारी और अमृतधारियों के बीच में एक और झड़प होती है, जिसके बाद 1980 में निरंकारियों के लीडर बाबा गुरबचन सिंह को मार दिया जाता है और इन्हें मारने वाले ज्यादातर लोग भिंद्रावाले से लिंक थे और इसलिए भिंद्रावाले को इस किलिंग का मास्टरमाइंड माना जाता है। पर फिर भी भिंद्रावाले के खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लिया जाता है। इसके बाद इलेक्शंस आता है और भिंद्रावाले कांग्रेस की तरफ से चुनाव प्रचार करते हैं, जिसके बाद कांग्रेस पंजाब में पावर में आ जाती है और दरबारा सिंह पंजाब के CM बनते हैं। और अब अकाली दल के हार के बाद वो फिर से वही 1973 वाला आनंद साहिब रेजोल्यूशन को मीडिया के सामने रखते हैं, जिस पर काफी बवाल होता है और पंजाब में फिर से हिंदुओं और सिखों के बीच में काफी दूरी बन जाती है। जिसके बाद 1981 में लाला जगत नारायण, जो कि पंजाब में हिंदी को पीसफुली एक्सेप्ट करवाने के लिए काफी सारे आर्टिकल लिखते हैं, पर उससे नाराज होकर एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप उनको मरवा देते हैं, जिसका इल्जाम फिर से भिंद्रावाले के ऊपर जाता है और इस बार भिंद्रावाले के ऊपर अरेस्ट वारंट निकलता है। पर भिंद्रावाले के खिलाफ कोई एविडेंस नहीं मिलता और उसे छोड़ना पड़ता है। इसके बाद भिंद्रावाले और भी ज्यादा पावरफुल बन जाता है। तब 1982 में दिल्ली में एशियन गेम्स का आयोजन होने वाला था, जिसको लेकर भिंद्रावाले काफी ज्यादा एग्रेसिव होता है और उसे रोकने की कोशिश करता है जिससे कि उसे इंटरनेशनल कवरेज मिल सके। और इसलिए सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए उस समय दिल्ली में करीब 1500 सिखों को अरेस्ट किया गया था, जिसे सिखों के साथ मिसबिहेवियर के पर्सपेक्टिव से देखा गया, जिससे कि भिंद्रावाले को सिखों का और ज्यादा सपोर्ट मिल गया। अब इस मिसबिहेवियर वाले पर्सपेक्टिव को काउंटर करने के लिए इंदिरा गांधी ने यानी जैल सिंह को भारत का प्रेसिडेंट बना दिया और सोचा कि इससे सिचुएशन थोड़ी और कंट्रोल हो जाएगी। पर ऐसा कुछ नहीं होता है, बल्कि इसके उलट 1 महीने बाद ही अकाली दल फिर से आनंद साहिब रेजोल्यूशन का मामला उठाता है, जिसके बाद फिर से पंजाब में वायलेंस बढ़ जाता है और काफी सारे हिंदू और सिखों को अपनी जान गंवानी पड़ती है और पंजाब में प्रेसिडेंट रूल को इम्पोज कर दिया जाता है। जिसके बाद एक लीडरशिप गैप होने की वजह से 1983 में भिंद्रावाले ने गोल्डन टेम्पल के अकाल तख्त पर अपना कब्जा कर लिया, जिससे कि पूरे देश को एक सिंबॉलिक मैसेज दिया और अब वो गोल्डन टेम्पल के अंदर राशन की बोरियों में हथियार भरकर उसे अंदर पहुंचाने लगा। जिसके बाद 1984 में इंदिरा गांधी ने गोल्डन टेम्पल को भिंद्रावाले से आजाद कराने के लिए ऑपरेशन ब्लू स्टार को हरी झंडी दी। 1 जून को ऑपरेशन ब्लू स्टार की शुरुआत होती है और मिलिट्री पूरे गोल्डन टेम्पल को घेर लेती है, लेकिन फिर भी 2 जून को बातचीत का ऑफर दिया जाता है। लेकिन इसके बाद फिर 3 जून को पंजाब में कर्फ्यू लगा दिया जाता है और अमृतसर में जितने भी रिपोर्टर्स थे उन्हें वहां से बाहर कर दिया और मंदिर के अंदर के लोगों से अपील की जाती है कि वो मंदिर से बाहर आ जाए। लेकिन 5 जून तक सिर्फ 129 लोग ही बाहर आए थे। लोगों ने बताया था कि भिंद्रावाले के लोग उन्हें बाहर आने से रोक रहे थे और भिंद्रावाले ने लोगों को एज ए ह्यूमन शील्ड यूज किया। तभी सेना के हेलीकॉप्टर अमृतसर के बाहर हजारों की तादाद में लोगों को हथियारों के साथ देखते हैं और ये बताया जाता है कि ये लोग अमृतसर की ओर आगे बढ़ रहे हैं। तब सेना ये सोचती है कि इस ऑपरेशन को जल्दी खत्म करना होगा और गोलीबारी स्टार्ट कर देती है, लेकिन इससे भिंद्रावाले को कोई नुकसान नहीं होता क्योंकि भिंद्रावाले के पास भी काफी भारी भरकम हथियार थे। तब सेना 6 जून की सुबह को टैंक मंगवाती है और इससे भिंद्रावाले को टैकल करती है, लेकिन इससे अकाल तख्त और आसपास को काफी ज्यादा नुकसान होता है। इसे देखने के बाद सिख सेंटिमेंट काफी ज्यादा हर्ट हो जाता है और इसके बाद पूरे देश के सिख भारत से नाराज हो जाते हैं और इसका जिम्मेदार इंदिरा गांधी को बताया जाता है। जिसके बाद इंदिरा गांधी के जो सिख बॉडीगार्ड्स थे वो 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी के ऊपर 18 गोलियां चला देते हैं, जिसके बाद इंदिरा गांधी की मौत हो जाती है। इसके बाद पूरे देश में एंटी सिख राइट्स होते हैं और इसमें हजारों सिखों को अपनी जान गंवानी पड़ती है। जिसके बाद राजीव गांधी PM बनते हैं और 1986
1966 में चंडीगढ़ को पूरी तरीके से पंजाब को देने के लिए अकॉर्ड साइन करते हैं, लेकिन फिर बाद में इससे पीछे हट जाते हैं, जिसके बाद फिर से सिख नाराज हो जाते हैं और 1986 और 88 में भिंदरावाले के सपोर्टर फिर से गोल्डन टेम्पल को हथिया लेते हैं, जिसके बाद ऑपरेशन ब्लैक थंडर किया जाता है और इस बार सेना की कोई मदद नहीं ली जाती है और लोकल पुलिस से ही इस ऑपरेशन को एग्जीक्यूट किया जाता है। जिसके बाद देश में शांति बनाने की कोशिश की जाती है और सिखों के लिए काफी सॉफ्ट सेंटिमेंट रखा जाता है, जैसे कि मनमोहन सिंह को पीएम बनाया जाता है और जब लोग पंजाब में भाषण देते थे तब वो पंजाबी रिलीजन को रिस्पेक्ट के साथ बुलाते थे और उसके बाद ही अपना भाषण शुरू करते थे। लेकिन 2015 में फरीदकोट जिले के जवाहर सिंह वाला गांव के एक गुरुद्वारे से गुरु ग्रंथ साहिब की चोरी हो जाती है और फिर से इस बात को पंजाब की पॉलिटिक्स में उठाया जाता है, जिससे कि पंजाबी एक्टर दीप सिंधु जो कि एक कट्टर सिख थे, वो पंजाब को सेंट्रल से उसके राइट्स दिलवाने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं जिसका नाम होता है वारिस पंजाब थे और अब वो 2022 के इलेक्शंस की तैयारी करते हैं। लेकिन इलेक्शंस के 5 दिन पहले ही 15 जनवरी को उनको एक्सीडेंट हो जाता है और वहीं पर उनकी मौत हो जाती है। इसके बाद सितंबर के महीने में वारिस पंजाब डे का लीडर अनाउंस होता है जिसका नाम होता है अमृतपाल सिंह, जो कि महीने भर पहले ही दुबई से आया हुआ। अमृतपाल सिंह भी काफी कट्टर सिख है और वो लॉ एंड ऑर्डर में विश्वास नहीं करता। वो पंजाब के सारे मामले अपने हाथ में लेना चाहता है, जिसके बाद से ही पूरे पंजाब में उसकी पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा बढ़ने लगती है और अब वो भी आनंद साहब रेजोल्यूशन को आगे बढ़ाता है, जिसके बाद जो पंजाब के एक्सट्रीमिस्ट थे उन्हें अमृतपाल सिंह में खालिस्तान का एक लीडर दिखने लगता है और इसके बाद से ही खालिस्तान की मांग फिर से जगने लगती है। अमृतपाल सिंह की बात करें तो वो इतना अग्रेसिव है कि जब उसके एक साथी तूफान सिंह को पुलिस ने किडनैपिंग के मामले में अरेस्ट किया तो अमृतपाल और उसके फॉलोअर्स हथियारों के साथ पुलिस स्टेशन पे पहुंच गए और पुलिस को मजबूरन तूफान सिंह को छोड़ना पड़ा। जिसके बाद अमृतपाल का कहना था कि लोगों ने कुछ भी गलत नहीं किया। दरअसल अमृतपाल सिर्फ वायलेंस से ही सब कुछ अचीव करना चाहता है, पर अच्छी बात यह है कि पंजाब के लोग खुद अमृतपाल को सपोर्ट नहीं करते। नहीं चाहिए आपको खालिस्तान नहीं चाहिए? नहीं, हम तो जैसे भाईचारा बनया ऐसा अच्छा लगता है। पर फिर भी सोसाइटी के मेजॉरिटी लोग अमृतपाल को सपोर्ट करते हैं और उन्हें अमृतपाल में खालिस्तान का लीडर दिखाई देता है और कुछ लोगों को तो अमृतपाल में भिंदरावाले भी दिखाई देता है। और इसी का नतीजा है कि आज के टाइम पे पूरी दुनिया में खालिस्तान सपोर्टर्स इंडिया के खिलाफ काफी ज्यादा प्रोटेस्ट कर रहे हैं और इसी बीच कनाडा में खालिस्तान के लीडर हरदीप सिंह निज्जर काफी ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं और इसी बीच किसी ने उनकी गोली मार के हत्या कर दी। कैनेडियन पुलिस का यह कहना है कि गोली मारने वाले भी सिख थे, क्योंकि कैमरे में देखने पर उनके गेटअप ऐसे थे जिनके वजह से वो सिख लग रहे थे, पर इस बात की कोई क्लियरिटी नहीं है कि उन्हें मारने वाले भी सिख ही थे। और ये बात कैनेडियन गवर्नमेंट एक रिपोर्ट के बेसिस पे कर रहा है जिसे 5 आइज कंट्रीज के ग्रुप ने प्रोवाइड की है, जिसमें कनाडा भी शामिल है और इसके अलावा कैनेडियन पीएम और कोई भी एविडेंस प्रेजेंट नहीं कर रहा है, जिसके खिलाफ उनके खुद के अपोजिशन लीडर ने उनसे सवाल उठाया और कहा कि सिर्फ एक रिपोर्ट को बेसिस मानकर हम इंडिया को ब्लेम नहीं कर सकते, जिसकी वजह से इंडिया और कनाडा के बीच में जो भी रिलेशंस थे उनमें थोड़ी दिक्कतें आने लगी है, जिसकी वजह से इंडिया ने कैनेडियन के वीजास को रिस्ट्रिक्ट कर दिया। पर खालिस्तानियों का प्रोटेस्ट बहुत ही पीसफुल नहीं है। जैसे कि कुछ महीने पहले यूके में जब खालिस्तानियों को प्रोटेस्ट किया था तो इंडियन एम्बेसी से इंडियन फ्लैग को हटा दिया, जिसके बाद न्यूज में भी इसकी काफी बात हुई और यूके गवर्नमेंट इंडियन एम्बेसी को सिक्योर करने में नाकाम रही। दरअसल कनाडा की गवर्नमेंट खालिस्तानी प्रोटेस्ट को फ्री स्पीच की तरह देख रही है और इसलिए इस प्रोटेस्ट को बहुत ही ज्यादा बढ़ावा मिल रहा है। इस पर मेरा ये ओपिनियन है कि सिखों की जो भी प्रॉब्लम्स है उसका सॉल्यूशन सिर्फ एक अलग देश खालिस्तान बना देने से सॉल्व नहीं होने वाला और भारत में हम सारी कम्युनिटीज को एक साथ मिलकर एक दूसरे के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए और इस तरीके के प्रोटेस्ट से कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकलने वाला। और इस चैनल पर मैं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाता रहता हूँ, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलता है आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।